हेलो, माय नेम इज़ जितेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। और मेरा टॉपिक है कोलंबस की तीसरी और चौथी यात्राओं का उद्देश्य एंड उसके द्वारा फेस की गई कठिनाइयाँ और बाधाएं। कोलंबस की तीसरी यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य एशिया के लिए पश्चिम की ओर मार्ग की खोज जारी रखना और अमेरिका के तट के साथ दक्षिण की ओर आगे बढ़ना था। उसका लक्ष्य स्पेन के राजाओं से किए गए अपने वादों को पूरा करने और खुद को समृद्ध बनाने के लिए सोना, मसाले और बहुमूल्य संसाधन खोजना था। कोलंबस की तीसरी यात्रा संघर्ष और कठिनाइयों से भरी हुई थी, जो उसके कुप्रबंधन, क्रूरता और अक्षमता के आरोपों के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अंततः 1500 में स्पेन वापस लौटना पड़ा। अपनी 3 यात्राओं के दौरान उन्होंने संप्रभुताओं के लिए जो कुछ भी किया था, उसके बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना उनकी कल्पना और तर्क से परे था। इसका प्रमाण उस पत्र में मिलता है जिसे उन्होंने 1500 में कैस्टिले के डॉन जुआन की गवर्नेंस को भेजा था। डॉन जुआना डे टोरेस उनके मित्र एंटोनियो डे टोरेस की बहन और प्रिंस जुआन की पूर्व नर्स थी। इसलिए कोलंबस जानता था कि उसके पत्र की सामग्री राजा और रानी तक पहुंच जाएगी। बिना शाही अधिकार पर सीधे सवाल उठाए और शाही नाराजगी पर जोखिम उठाए, वह अपने साथ हुए अन्याय के बारे में विस्तार से बताता है और अपने अन्याय की ऐसी ही शिकायतें उसके लेखन को जीवन भर प्रभावित करती रही। कोलंबस की चौथी यात्रा उन्हें मध्य अमेरिका के तटों पर ले गई, जिसमें वर्तमान होंडुरास, निकारागुआ और पनामा शामिल है। उनका सामना चोंटेल, लेनकास, अरावक आदि जनजातियों से भी हुआ। अपने प्रयासों के बावजूद कोलंबस को वह धन नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, या एशिया के लिए पश्चिम की ओर जाने वाला कोई व्यवहार्य मार्ग नहीं मिला। उन्हें स्वदेशी लोगों और अपने स्वयं के चालक दल दोनों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो उनके नेतृत्व से लगातार निराश होते गए। 1504 में कोलंबस स्पेन लौट आए और उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई और इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उनकी चौथी यात्रा ने एक खोजकर्ता के रूप में उनके करियर के अंत और एक बार के प्रसिद्ध नाविक के लिए गिरावट और अस्पष्टता की अवधि की शुरुआत को चिन्हित किया। यूरोपीय देशों के बीच प्रारंभिक प्रतिस्पर्धा स्पेनिश और पुर्तगाली के साथ हुई। कोलंबस की खोज के बाद, जिसे स्पेन ने प्रायोजित किया था, पुर्तगालियों ने जल्द ही नई दुनिया में अपने खुद के मार्ग और क्षेत्र सुरक्षित करने की कोशिश की। इस शुरुआती प्रतिद्वंद्विता को 1494 में टार्डेसिलस की संधि द्वारा अस्थायी रूप से हल किया गया था, जिसे यूरोप के बाहर नई खोजी गई भूमि को पुर्तगाली साम्राज्य और स्पेनिश साम्राज्य के बीच विभाजित किया गया था। हालांकि इस समझौते ने अन्य यूरोपीय शक्तियों की प्रति महत्वाकांक्षाओं को कम करने में बहुत कम मदद की और 16वीं शताब्दी तक फ्रांस, इंग्लैंड और नीदरलैंड सहित अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भी अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देना शुरू कर दिया। अन्य उन स्रोतों को देखना भी महत्वपूर्ण है जो कोलंबस की ज्ञात दुनिया के बाहर मौजूद भूमि की संभावना की खोज में रुचि का विवरण देते हैं। इनमें कई ग्रंथ शामिल है जिन पर उन्होंने विशेष रूप से अपनी यात्राओं के वित्त पोषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उदाहरण के लिए 17 अप्रैल 1492 को उन्होंने स्पेनिश राजशाही के साथ एक समझौते के लेख पर हस्ताक्षर किए थे, एक दस्तावेज जो आज तक सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है। इस दस्तावेज ने एक निश्चित कानूनी प्रभाव के साथ उन्हें एडमिरल, वायसराय और गवर्नर जनरल जैसी सभी द्वीपों और मुख्य भूमि के खिताब दिए, जिन्हें उन्हें बाद में खोजना और हासिल करना था। इस दस्तावेज में उस मुआवजे की भी राशि है जो कोलंबस को उस भूमि के बदले में मिलना था जिसे वह संभवतः खोज सकता था। कोलंबस की यात्राओं के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत उसकी व्यक्तिगत डायरिया थी। हालांकि यह डायरिया खो गई, लेकिन उसके समकालीन अनुवाद उसकी यात्राओं के प्रत्यक्ष विवरणों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण थे। ये उनके इरादों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जो कभी कभी धार्मिक भी होते थे। इस तरह की खोज को आगे बढ़ाने में बाद में अपनी डायरी में से एक में उन्होंने लिखा कि कैसे वे धर्म के विचार से अनजान थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से बुरा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कैथोलिक धर्म के दायरे में लाने की भूमिका निभाई। यात्रा के दौरान अक्सर पक्षियों और खरपतवार, शैवाल के दिखने को भूमि की निकटता का संकेत माना जाता था। यात्रा की अत्यधिक अवधि के साथ चालक दल की बेचैनी को गंभीरता से लिया गया। यह पत्रिका न केवल अक्टूबर 1492 में खोजी गई नई भूमि के बारे में, बल्कि इन भूमियों में रहने वाले मूल निवासियों के बारे में भी सिनेमाई विवरण देती है। सबसे पहले उन्होंने मुख्य रूप से हाथ के इशारों का उपयोग करके मूल निवासियों से संवाद किया, जबकि अभिलेखों में यह उल्लेख है कि एक मूल निवासी कोलंबस के बेड़े से वस्तु विनिमय के इरादे से संपर्क किया था।
उसके तुरंत बाद उनके जहाज पर उनके बारे में पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। यह संभवतः और भी अधिक नई भूमि की खोज के लिए था। अक्सर मूल निवासियों का वर्णन के लिए पालतू और सहमी जैसे पैतृक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनका उन्होंने इन क्षेत्रों के वनस्पति जीवन की सराहना की। उतना ही उनसे यह हासिल करने का उनका इरादा था जो यूरोपीय लोगों के लिए कीमती था। साथ ही अपनी चौथी यात्रा की शुरुआत से संबंधित विवरण 14 मार्च 1502 को लिखे गए पत्र का विश्लेषण करके प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें उन्होंने कोलंबस की कैद के बारे में अपनी नाराजगी दोहराई, उसे आश्वासन दिया कि नई दुनिया में उसके दावे उसके उत्तराधिकारी को दिए जाएंगे और उसे जल्द से जल्द रवाना होने के लिए कहा। यह सर्वविदित था कि कोलंबस हिस्पैनियोला से लौटने के बाद उससे अक्सर बीमार रहता था। संप्रभुता के विदाई पत्र के भाग्यवादी लहजे से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें एडमिरल के लौटने की उम्मीद नहीं थी। यह एक छोटे पैमाने का अभियान था जहां कोलंबस को खराब जहाज और अनुभवहीन चालक दल प्रदान किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि राजशाही इस यात्रा से बहुत उम्मीद नहीं कर रही थी। कोलंबस ने जमैका में फंसे रहने के दौरान संप्रभुता को लिखा और उनके कष्टों का एक सिंहावलोकन था, जो उनके द्वारा किए गए मार्गों और यात्राओं की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। और फिर वह द्वीप से बचाए जाने की उम्मीद में अपनी स्थिति के बारे में विलाप करता है। कोलंबस के वृत्तांतों के साथ साथ उनके बेटे फर्डिनेंड की रचना एडमिरल क्रिस्टोफर कोलंबस का जीवन भी उनके प्रकाश डालती है। इन रचनाओं के माध्यम से हम पाते हैं कि धन की खोज के लिए उनका लालच प्रबल था। उदाहरण के लिए चोंटल मायान से मिलने पर उन्होंने अपने आदमियों को उनकी नाव की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। कोलंबस ने दासों को लेने से परहेज किया, यह महसूस करते हुए कि कुछ कार्य इसाबेला को और अधिक क्रोधित करेंगे। इसके बजाय उन्होंने योम्बे नामक एक वृद्ध व्यक्ति को बंदी बना लिया, जिसका उपयोग वह अन्य जनजातियों के साथ अपने अनुवादक के रूप में करने का इरादा रखता था। योम्बे को बाद में किनारे पर लौटा दिया गया जब वह अन्य स्थानीय भाषा नहीं बोल सकता था और उसे अकेले ही घर वापस लौटना पड़ा। चौथी यात्रा के रास्ते में आने वाले कई बाधाओं के बावजूद, जिसमें उसके साथी चालक दल के सदस्यों की बढ़ती उदासीनता भी शामिल थी, एशिया के लिए एक मार्ग खोजने का उसका इरादा कायम रहा। हालांकि यह साकार नहीं हुआ क्योंकि वे दूसरे महासागर तक पहुंचने के लिए संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण जंगल से 9 दिनों तक मार्च करने के लिए सुसज्जित नहीं थे। चालक दल अब इतने टूट चुके थे कि वे अपनी शहादत की जगह मौत की प्रार्थना कर रहे थे। इन शब्दों के साथ कोलंबस ने आधिकारिक तौर पर पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग की तलाश छोड़ दी। चौथी यात्रा के समय तक मूल निवासियों के बारे में उसकी धारणा में पहली यात्रा को दर्ज करने वाली उसकी पत्रिका की तुलना में काफ़ी बदलाव आया। मूल निवासियों के साथ उसका व्यवहार कहीं अधिक क्रूर था, क्योंकि उसका ध्यान मुख्य रूप से प्रासंगिक मार्ग खोजने और जितना संभव हो सके उतना धन इकट्ठा करने पर था, और उसका सारा दोष उसके असभ्य स्वभाव पर मढ़ दिया। हालांकि यह इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी यात्रा की तुलना ओजेडा और बास टाइडस की यात्राओं से की जाएगी। धन्यवाद।